तो मार्केट में इस समय आपने जैसा कहा कि थोड़ा सा मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड कम है। उसी थीम में अगर आप क्योंकि आज बजट है, पीएसयूज को जोड़ें। और क्यों मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि ओरिजिनल पीएसयूज के बुल आप थे। सबसे पहले कॉन्ट्रा कॉल पीएसयूज में आपने ली थी। मुझे याद है जब मैंने आपके साथ इंटरव्यू किया था तो आपने कहा था कि अभी कि पीएसयू वर्सेस प्राइवेट का शायद फर्क धीरे धीरे खत्म होगा। कितना हद तक हम वहां पर आ चुके हैं और कितना और बाकी है ये? देखिए, बाजार में मैंने 30 वर्षों में ये देखा है कि बाजार में जो सेंटिमेंट है वो एक पेंडुलम की भांति है। वो दोनों तरफ एक्सट्रीम पे जाता है। और 3 वर्ष पहले वो पीएसयू के लिए एकदम नेगेटिव था, तब इसमें बहुत डीप वैल्यू थी। और आज ये कॉन्सेंसस ट्रेड बन चुका है। पीएसयूज के शेयर्स ने बहुत अच्छा किया है और प्राइवेट और पब्लिक का जो डिफरेंस था वो आज खत्म हो चुका है। मुझे लगता है हमें पीएसयूज को, जो पहले भी कहा था, एक सामान्य बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहिए। और जिन पीएसयूज में स्ट्रेंथ है, आई थिंक उनमें इन्वेस्टमेंट मेरिट आज भी है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इसमें अब ये एक सामान्य बिजनेस है और कहीं कहीं पर हम इसमें एक्सेसेस भी देख रहे हैं, क्योंकि इनके पी मल्टीपल्स या मार्केट कैप तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं कहीं कहीं। ओके, बिल्कुल। क्या इसमें आप डिफेंस और रेलवे को भी जोड़ना चाहेंगे जहां पर बहुत बड़ी रैली हुई और नॉर्मली बजट भी है तो काफ़ी एक्टिव हैं ही वैसे ये स्टॉक्स? देखिए, ये बात सही है कि पीएसयूज, ये डिफेंस और रेलवे में काफ़ी ग्रोथ है और वो ऑर्डर बैकलॉग्स में भी दिख रहा है। और रेलवे का जो एलोकेशन है सरकार का, वो पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है और वो आने वाले समय में इन कंपनीज के ग्रोथ में दिखेगा। लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक ये जो ग्रोथ है आज की और आने वाले समय की, ये काफ़ी हद तक ये प्राइसेस में डिस्काउंट हो चुकी है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो बैंक्स हैं और जो पावर स्टॉक्स हैं, इनमें अभी भी रिलेटिव तौर पे वैल्यूएशन बेटर है इन सेक्टर्स के कंपैरिजन में। पावर में आप अक्रॉस द बोर्ड इवन थर्मल पावर, रिन्यूएबल सबको जोड़ेंगे? पीएसयू प्राइवेट सभी में आपको लग रहा है यहाँ से भी स्पेस है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में, जैसा कई वर्षों से हम लोग देखते आ रहे थे, कि पावर में केपेक्स बहुत कम हुआ है। और जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो जो पावर की डिमांड है वो तेजी से ग्रो करेगी, और वो आप देख ही रहे हैं। और इंडिया में बहुत सारे प्लांट्स पुराने हैं, 25, 30, 35 साल वाले। उनको भी आपको, आप चाहे लाइफ एक्सटेंड कर दें 3 साल 5 साल, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आपको उनको रिटायर करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आने वाले समय में पावर सेक्टर में काफ़ी केपेक्स रहेगा, दोनों कन्वेंशनल में और रिन्यूएबल में। और जो कंपनीज की बैलेंस शीट अच्छी है, जो भी इसमें कम रेट पे बाजार से बोरो कर सकती हैं, उनका इसमें एक राइट टू विन है। और यहाँ पर भी रिटर्न्स काफ़ी आए हैं, आप देखेंगे पिछले 2-3 वर्षों में। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ग्रोथ के चलते हुए आज भी इनमें थोड़े रिटर्न्स की जगह है। ओके। अच्छा, एक दो आखिरी सवाल आपसे प्रशांत जी। जी। क्योंकि हम बात कर रहे हैं बजट की तो ऑब्वियसली इकॉनमी फेसिंग सेक्टर्स का काफ़ी बोलबाला रहा है। उसमें सबसे ऊपर रहा है रियल एस्टेट, जिसे शायद 3 साल पहले कोई टच नहीं करना चाहता था। आज ऑलमोस्ट कंसेंसस बाय कॉल बन चुका है ये सेक्टर। यहाँ पर अब क्या व्यू बन रहा है रियल एस्टेट और एंसिलरी प्लेस में? ये देखिए, रियल एस्टेट जो है, इसमें जो चेंज आया बड़ा, और उससे इकोनॉमी ग्रोथ भी, इकोनॉमी के ग्रो करने का एक ये अच्छा कारण रहा, जो रियल एस्टेट में बड़ा चेंज आया। और रियल एस्टेट के बिजनेस मॉडल्स भी अब काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर चुके हैं, उनमें ट्रांसपेरेंसी लेवल्स बढ़ गए हैं। तो ये एक इन्वेस्टेबल सेक्टर है। बट रियल एस्टेट, जैसा कि हम जानते हैं, मतलब इसमें कहीं ना कहीं सिक्लिकलिटी रहती है, क्योंकि सप्लाई भी तेज़ी से बढ़ती है। तो मेरे को इसकी बहुत ज़्यादा समझ नहीं है रियल एस्टेट सेक्टर की, क्योंकि मैंने इस लिस्टेड स्पेस में इसमें इन्वेस्ट बहुत कम किया है। लेकिन जितना मैंने थोड़ा बहुत देखा है, मुझे लगता है कि इसमें भी हमको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। ओके, चलिए प्रशांत जी, आप आ रहे हैं आपके पास वापस। कुछ और सवाल हैं हमारे पास, लेकिन एक काम करते हैं नीरज जी, टेक पंचायत के पास चलें एक बार, जरा बिल्कुल, कुछ एक बार, पॉज कर हाँ, लीजिए। हाँ, एक बार टेक पंचायत के पास चलते हैं।